आपकी आवाज में आज बात नक्सल, निवेश और नक्सलियों के नाश की। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से ही नक्सलियों से जूझ रहा है, मगर अब तक समस्या का खात्मा नहीं हो पाया। मगर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सल के जड़ से खात्मे के लिए प्लान तैयार किया है। सीएम का प्लान है कि बस्तर का विकास कर नक्सलियों का विनाश किया जा सकता है। इसको लेकर सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर बस्तर के विकास के लिए फंड मांगा है। सीएम की मांग पर बीजेपी हमलावर है तो जवाब सरकार की तरफ से भी आया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नक्सल के खात्मे को लेकर सियासत गर्मा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने इस बार नक्सलियों के जड़ से खात्मे को लेकर प्लान तैयार किया है। सरकार बस्तर में निवेश और रोजगार के जरिए नक्सल का खात्मा करना चाहती है और इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र से मदद की अपील की है। गृह मंत्री अमित शाह को सीएम ने एक चिट्ठी लिखी, जिसमें सीएम ने बस्तर में लगने वाले स्टील प्लांट्स को 30% डिस्काउंट पर लॉ एस देने की मांग की है। सरकार का दावा है इससे निवेश बढ़ेगा और बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में सौर ऊर्जा केंद्र लगाने का भी आग्रह किया है। लघु वनोपज, वन औषधियों की प्रसंस्करण इकाइयों और कोल्ड चेन स्थापना के लिए अनुदान, इंद्रावती नदी पर बोध घाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के लिए सहयोग, आकांक्षी जिलों में आजीविका के साधन विकसित करने के लिए कलेक्टरों को हर साल कम से कम 50-50 करोड़ रुपए देने की भी मांग की गई है। सीएम के गृह मंत्री को लिखे पत्र पर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि सरकार की कोशिश नक्सल को खत्म करने की नहीं है, बल्कि सरकार केंद्र से बस पैसा लेना चाहती है। तो वहीं बीजेपी के वार पर खुद सीएम ने पलटवार किया है। सरकार के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ में जो कार्रवाई की जानी चाहिए, अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है कि जिस दिशा में कहा जा सके कि नक्सली उन्मूलन के लिए सरकार ने कोई अच्छा ठोस प्रयास किया है। केवल और केवल प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखना, गृह मंत्री जी को पत्र लिखना, मंत्रियों को पत्र लिखना, प्रदेश सरकार केवल राजनीति करना चाहती है। मुख्यमंत्री जी केवल राजनीति करना चाहते हैं। उनको नक्सल समस्या से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि केवल राशि यहां पर आ जाए, इतनी ही उनकी चिंता है। विपक्ष का कहना है कि उसमें नक्सलवाद के खात्मे के लिए कुछ सुझाव नहीं दिख रहा है। मोदी जी का बयान है 15 साल उन सत्ता में रहे भाई, तो वो लोग तो खत्म कर नहीं पाए, है ना। और वो जैसे जैसे वो इलाज करते गए, मर्जा और बढ़ता गया, तो बीमारी बढ़ती गई उनमें। तो कहाँ 3 ब्लॉक में था, वो 14 जिले में फैल गया। ये तो उनकी उपलब्धि है। दरअसल नक्सल के सफाई को लेकर सीएम बघेल ने मास्टर स्ट्रोक चला है। केंद्र अगर राज्य सरकार के सुझावों को मानती है तो नक्सल का सफाया हो न हो, इससे कम से कम बस्तर का विकास जरूर होगा। और अगर केंद्र राज्य के सुझावों को ठुकरा देती है तो फिर राज्य सरकार केंद्र और बीजेपी पर हमलावर रहेगी। रजनी ठाकुर, जी मीडिया, रायपुर। तो ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई, इसे आप सीएम का मास्टर प्लान ही कहिए। दोनों तरफ से गेंद मुख्यमंत्री ने केंद्र के पाले में डाल दी है। अगर केंद्र से फंड आता है और केंद्र सुझावों को मानता है तो इससे बस्तर का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। नक्सल समस्या का समूल विनाश होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि उन इलाकों में विकास पहुंचेगा। और अगर कोरोना काल में पहले से फंड की कमी की बात कह रहा केंद्र फंड नहीं पहुंचाता है तो फिर हमेशा के लिए केंद्र सरकार कांग्रेस और भूपेश सरकार के निशाने पर रहेगी। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी जी, खादी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। इसके साथ साथ ब्यूरो चीफ देवेश तिवारी और बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता नीलू शर्मा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल राजेंद्र जी आपसे। राजेंद्र जी, 2 साल बाद एक चिट्ठी लिखी गई है नक्सल के समूल विनाश को लेकर। तो ये 2 साल तक इस पर कुछ हिसाब किताब चल रहा था कि किस किस वजह से नक्सल होता है, कैसे उसे समूल विनाश किया जा सकता है। और ये फंड आप उस वक्त में मांग रहे हैं केंद्र से जब कोरोना काल में पहले ही केंद्र कह चुका है कि उसके पास पैसा नहीं है। राज्यों को जीएसटी की मांग पर वो कह चुका है कि आप कर्ज ले लीजिए। आसिफ जी, सबसे पहली बात तो ये कि आप जहीन एंकर हैं, तो थोड़ा मेरी बातों को बराए मेहरबानी ध्यान से सुनिएगा।
सबसे पहली बात तो यह है कि 2 साल तक केंद्र की सरकार अपना काम कर रही थी और राज्य सरकार अपने दायित्व का निर्वहन कर रही थी नक्सल फील्ड में। अपन चूंकि आज उसी के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरा सारा दारोमदार वहीं तक सीमित रहेगा। तो ये जानने की आवश्यकता है। अब मैं आपको कनु सान्याल, चारू मजमदार से चालू करूंगा तो बहुत समय लगेगा। मेरा बड़ा गहरा अध्ययन है मार्क्सवाद से लेकर के जो वर्तमान माओवाद है, जिसने अपनी दिशा ही बदल दी। अब तो गुंडे बदमाश आ गए हैं, उसमें सब लुटेरे आ गए हैं। उसकी व्याख्या करूंगा तो बहुत समय लगेगा। मैं सीधा बिंदु पर आता हूं। मुख्यमंत्री जी ने वर्तमान में जो पत्र लिखा है वो तो ठीक है कि उन्होंने 7 जिले में कुछ अतिरिक्त राशि दी जाए ताकि वहां क्षेत्र का रोजगार उन्मूलन समाप्त हो और रोजगार के नए अवसर मिले। ये दृष्टिकोण था। मगर वो बहुत लंबा पत्र है, उसमें केवल वो 50 करोड़ वाली बात नहीं है, उसकी पूरी व्याख्या आपको करने की आवश्यकता है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी मैं आदरणीय धर्मलाल जी कौशिक को भी सुन रहा था। ऐसा है आसिफ जी कि एक बात होती है आलोचना, विरोधी दल का यह दायित्व है कि अपने कर्तव्य का पालन करे और सरकार की आलोचना करे। मगर आलोचना शब्द को भी समझना पड़ेगा। आलोचना का अर्थ यह है कि आपने किसी विषय पर विचार किया, मंथन किया, उसके बाद निष्कर्ष निकाला और उसके बाद में अपनी अभिव्यक्ति दी। अब वो अभिव्यक्ति गलत है, सही है, यह विवाद का विषय हो सकता है, मगर आपने विचार किया, इसको बोलते हैं आलोचना। और ऐसी चीज का स्वागत किया जाना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं। मगर दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता आलोचना नहीं कर रहे हैं, ये निंदा कर रहे हैं, ये बुराई कर रहे हैं। इनको हर काम में आप ये पूरी चिट्ठी देखिए जी, जो भूपेश बघेल जी ने लिखा, कितनी प्यारी चिट्ठी है। इसमें कहां राजनीति झलकती है, जिसका धर्मलाल जी कौशिक उदाहरण दे रहे थे। धर्मलाल जी कौशिक से मेरे बड़े प्यारे संबंध हैं। नीलू बैठे, इनके पिता से मेरे बड़े प्यारे संबंध हैं। वो अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया उन्होंने अपनी पार्टी को। तो ये ऐसे लोग हैं जिनसे हम केवल विचारणीय बातों की ही अपेक्षा अब आपने क्या तिवारी जी पासाई रिश्ते का ऐसा फेंका है कि अब नीलू जी चचा के खिलाफ क्या बोलेंगे, सुन लेता हूं मैं जरा उस पर आता हूं। सर मैं आपके पास, नीलू जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं मगर सुनिए आप अभी तो मैंने भूमिका बांधी है। अरे राजन जी दिक्कत तो यही सर, मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम रहता है तो उसी में भूमिका, सेंट्रल आइडिया और कंक्लूजन भी आपको उसी में तय करना है। और मैं जानता हूं बहुत पारंगत हैं लेखनी और उसमें, तो आप अपने आप संभाल लेंगे, वो भी मुझे पूरी उम्मीद है। मैं तो अब भतीजे के पास आ रहा हूं आपके। नीलू जी देखिए, सरकार कम से कम एक विजन लेकर तो बढ़ रही है। आपकी 15 सालों की सरकार में एक क्लियर कट विजन हमको समझ में नहीं आया। कभी सरकार बोली की तरफ जोर देती थी, कभी रमन सरकार गोली की तरफ जोर देती थी। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे आज भी याद है, तारीख मुझे याद नहीं, जिसमें नक्सलियों को रमन सिंह ने भाई बता दिया था और कहा था कि छत्तीसगढ़ के लाल हैं, आ जाएंगे तो गले लगा लेंगे। आप मुझे बताइए सर, 15 सालों में आप डिसाइड नहीं कर पाए कि नक्सलियों से आपको जूझना कैसे है, आपको गोली चलानी है कि बोली बोलनी है? आसिफ जी, आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मैं उनका बहुत सम्मान भी करता हूं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि 15 सालों की डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व वाली जो सरकार रही है, उन्होंने नक्सली समस्या के लिए हमेशा फ्रंट की लड़ाई लड़ी है। और यही कारण है कि नक्सली हमेशा जो है वो बैकफुट में रहे हैं। और किसी भी राज्य का जो आधार है वो डेवलपमेंट होता है। नीलू जी मैं आपको रोक नहीं रहा, बस मैं इतना कह रहा हूं कि राजनांदगांव भी उसी जद में आ गया था, आपको जानकारी होगी। मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी हाँ बोलिए, आप भी बोलिए। और बस्तर के क्षेत्र में हमने जो डेवलपमेंट किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जो बुनियादी जो मूलभूत सुविधाएं वहां उपलब्ध करानी है, चाहे वह सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, डेवलपमेंट में 15 सालों में जो हमने किया है, कहीं ना कहीं उस नक्सली समस्या को भी हमने हमारी जो सरकार ने फ्रंट में लड़ाई लड़कर जो है वो लड़ी है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी छोटी बड़ी बातों के लिए हमेशा जो है वो पत्र लिखते हैं केंद्र सरकार को। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे ऐसा लगता है या तो वो पत्राचार के मुख्यमंत्री जी हो गए हैं। दूसरी बात, केंद्र सरकार से आपने नक्सल के लिए इतनी लंबी चौड़ी जो चिट्ठी लिखी है, उसमें कहीं आपने ये मेंशन नहीं किया है कि नक्सल ऑपरेशन के लिए आपके क्या इच्छा शक्ति है। आप केंद्र सरकार से उसमें सिर्फ
बस्तर के लिए रोजगार। नहीं, आप नीलू जी क्या खून खराबा चाह रहे हैं? उसमें राजेंद्र साहब ने पहले कह दिया, कितनी प्यारी चिट्ठी लिखी है, कितनी बेहतरीन टाइपिंग थी, उसमें सब कुछ था। उनका मतलब समझिए, उनका सीधा कहना है कि वो विकास के जरिए से नक्सल का उन्मूलन करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। मैं उस चिट्ठी को पूरे पॉइंट पर पढ़ा हूँ और इतनी प्यारी। राजेंद्र जी आता हूँ 1 मिनट। और 15 साल में हमने जो डेवलपमेंट खासकर बस्तर के लिए जो किया है, मुझे ऐसा लगता है कि हमने जितनी जो फ्रंट की लड़ाई लड़ी है आज 2 वर्ष। ठीक, मैं नीलू जी लौट रहा हूं इस पर आपके पास। अब आपने कहा कि 15 साल में बस्तर के लिए हमने जो किया, और मैं आपको बता दूं सर, पता नहीं आपको याद ही होगा, बस्तर की 14 सीटें साहब आज आपके पास कितनी है वो देखिए झलकता है। एकमात्र भीमा मंडावी साहब थे दंतेवाड़ा वाले, अब वो चले गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं, और सारा का सारा बस्तर आपके लिहाज से सुपड़ा साफ है। देवेश आपके पास आ रहा हूं। देवेश, लंबी समस्या है, सवाल बड़ा बेसिक सा है। डबल इंजन की जब सरकारें थी, देखिए 18 में बनी भूपेश सरकार और 2003 से है रमन सरकार, तो जब आपके पास 14 में मोदी सरकार आ गई थी, 14 से लेकर 18 तक ये 4 साल थे आपके पास डबल इंजन की सरकार थी, तब आपने क्यों नहीं नक्सल का विनाश कर दिया, नक्सल को जड़ से खत्म कर दिया? अगर आप एक पार्टी एक विचारधारा की 2 सरकारें होते हुए भी आप तय नहीं कर पाए कि नक्सल का खात्मा कैसा होगा, तो अब नई सरकार अगर कोई मंशा लेकर आगे बढ़ रही है तो उस पर सवाल उठाने चाहिए क्या? देखिए आसिफ, अलग अलग विचारधारा की सरकार हो या एक ही विचारधारा की सरकार हो, सबसे बड़ी बात है कि नीयत कितनी है देश के गृह मंत्री की, प्रदेश के मुख्यमंत्री की। अगर नीयत होगी तो डेवलपमेंट में बाधा नहीं आएगी, चाहे वो कोई भी विचारधारा के लोग हों, क्योंकि सभी के जब चुनाव के मैदान में जाते हैं तो डेवलपमेंट का विजन लेकर जाते हैं और उनकी जवाबदेही जनता के लिए होती है। वही बस्तर जो है लगातार छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से लगातार बीजेपी को वोट देता आया है लोकसभा के चुनाव में, और कांग्रेस के चुनाव में बीजेपी को बंपर वोट देता आया है। वो दिगर बात है कि इस बार लोकसभा में भी और विधानसभा में भी कांग्रेस को उसने वोट करा है, लेकिन उसका आशा ये नहीं है कि बस्तर का आदमी किसी पार्टी का हो गया। बस्तर का डेवलपमेंट तो सारी पार्टियों की जिम्मेदारी है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर पी चिदंबरम केंद्र में गृह मंत्री थे। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस थी वो सलवा जुलूम का विरोध कर रही थी। कांग्रेस के ही एक नेता महेंद्र कर्मा वो बस्तर से सलवा जुलूम की अगुवाई कर रहे थे, और यहां पर बैठे बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी की पार्टी से आने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वो सलवा जुलूम का साथ दे रहे थे। तो अब समझिए कितना खूबसूरत लोकतंत्र है कि एक आंदोलन जो खड़ा होता है जिसमें केंद्र सरकार की आलोचना होती है, सुप्रीम कोर्ट केंद्र को फटकार लगाता है, वो भी किस लिए फटकार लगाता है कि राज्य में बीजेपी की सरकार जो है वो सलवा जुलूम चला रही है, केंद्र का संरक्षण है, केंद्र सहयोग कर रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को फटकार लगाता है। और एक बीजेपी शासित राज्य के एक मूवमेंट की वजह से केंद्र के दूसरे पार्टी के गृह मंत्री जो है वो उनको फटकार सुननी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट से, बाद में सलवा जुलूम पर बैन लगाया जाता है। तो यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि किसी भी दल की सरकार केंद्र में हो, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब ये कहते हैं कि नक्सलवाद जो है वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो वो मसला केवल छत्तीसगढ़ का नहीं रह जाता, केवल बिहार, उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश का नहीं रह जाता, वो मसला पूरे देश का हो जाता है। और जब कोई देश की एक समस्या की बात होती है तो अपेक्षाएं राज्य सरकार को होती है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर रमन सिंह ने चिट्ठी नहीं लिखी। जब देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह थे तब कई दौर की बैठकें डॉक्टर रमन सिंह ने भी उनके साथ की है। आकांक्षी जिलों की घोषणा भी उसी दौरान हुई थी। लेकिन अब जो मांग की जा रही है वो आकांक्षी जिलों को जो बुनियादी जरूरतें हैं, जो उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करने हैं, उन तमाम बातों के लिए मांग की जा रही है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन जो आखिर बीजेपी भी चाहती थी कि वहां पर स्टील का प्लांट लगे, हाँ, और विकास हो, तो उसमें जब विकास की जब मांग कर रही है राज्य सरकार तो उसमें आपत्ति कहाँ है? लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसके तहत। बिल्कुल, मैं देवेश लौट रहा हूं इस पर आपके पास। राजेंद्र जी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले नीलू जी आपके पास आ रहा हूं। नीलू जी, क्या आप नहीं चाहते बस्तर का विकास हो? क्या आप नहीं चाहते आकांक्षी जिलों का विकास हो? क्या आप नहीं चाहते कि स्टील प्लांट अगर वहां लगेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो फिर वो जो अभी नक्सली बनते हैं या बन जाते हैं, उसके बाद उनके पास एक ऑप्शन रहेगा बेहतर नौकरी और बेहतर सम्मानजनक नौकरी के साथ? तो आपको तो समर्थन करना चाहिए कि भले ही इससे चाहे नक्सल का विनाश हो, नाश हो या ना हो, लेकिन जो मूलभूत सुझाव दिए गए हैं, जो सुझावों के पीछे की मंशा है, कम से कम आप लागू करवाइए, आप सांसद लेकर जाइए, मांग मनवाइए, बस्तर का विकास हो। आप क्यों नहीं चाहेंगे? आसिफ जी, मैंने तो पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से विकास और विकास के ही लिए खड़ी रही है। सबसे बड़ी चीज है कि राज्य सरकार की इच्छा शक्ति उसी से ही दिखता है कि यहाँ 2 वर्षों में पूरे विकास कार्य ठप पड़े हैं। अभी मैं जैसे नक्सलवाद के विषय पर अगर एक छोटी सी एक बात कहना चाहता हूँ कि इनकी गंभीरता उससे ही दिखती है कि जब छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यपाल महोदया
आपातकाल में बैठक बुलाती है गृह मंत्रालय की, तो माननीय गृह मंत्री जी क्वारंटीन का हवाला देके उस बैठक में जो है जाने में असमर्थता जताते हैं। इस कारण से वो बैठक जो है वो रद्द करना पड़ता है और उसी दिन माननीय गृह मंत्री जी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के सीएम आवास में आयोजन होता है तो उसमें शरीक होते हैं। इससे आप ये गंभीरता का पता चलता है कि आप नक्सलवाद पर जो है कितने गंभीर हैं। रही बात डेवलपमेंट की, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो डेवलपमेंट किया इन 15 वर्षों में, अभी 2 साल के अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे ना तो सारे विकास कार्य ठप पड़े हैं। आप मूलभूत समस्या जो है उसको आप नहीं दे पा रहे हैं। आप सड़क पुल पुलिया है तो बहुत दूर की बात है। खासकर छत्तीसगढ़ में आपने इन 2 वर्षों में जो बड़े बड़े वादे करके आपने सरकार बनाया है, सिर्फ क्या आप केंद्र सरकार के भरोसे आपने वादे किए थे क्या? सबसे बड़ी चीज और ये है कि आपने जो वादे किए उसको भी आप पूरा नहीं कर पा रहे। आप लेटर जो है नहीं, अब वो देखिए वादे और वो दूसरी चीजें आ जाएंगी। नीलू जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास, राजेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। आता हूँ नीलू जी, 1 मिनट। नीलू जी आप भी कुछ रिश्तों का ख्याल करिए साहब, आपके चाचा हैं, थोड़ा सा वक्त उनको भी दीजिए। तिवारी साहब आपके पास आ रहा हूँ। तिवारी जी देखिए, नक्सल इलाकों में विकास और नक्सल इलाकों के लोगों का विकास हो, ये आपकी प्राथमिकता भी है। तब जबकि विद्यामितान छत्तीसगढ़ के जो उन्हीं इलाकों के बच्चों को शिक्षा देते हैं, कल हमारी उसी भी डिबेट थी सर, मुझे बड़ा अजीब लगा था उसमें, 8 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली। ये मुद्दा भी कभी ख्याल में रखिए कि नक्सल इलाकों का विकास तो आप चाहते हैं, नक्सलियों का विनाश भी चाहते हैं, लेकिन उन इलाकों में जो शिक्षा दे रहे हैं कोरोना काल के चक्कर में, जिनको 8 महीने से सैलरी नहीं मिली, उन पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अपने स्तर पर आप कोशिश करिए, बाकी केंद्र पर छोड़िए, वो तो आपने छोड़ भी दिया है वैसे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे इसके इस पर्टिकुलर तथ्य की जानकारी नहीं है, मैं अभी देवेश से पूछ भी लूंगा इस संदर्भ में, मगर मैं जल्दी कुछ बात बताना चाहता हूं। नीलू तो थोड़ा पटरी बदल गए। मैं पूरी तरह से फोकस करता हूं बस्तर पर, जो मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी है। सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस की सरकार ने 130 संग्रहण केंद्र का निर्माण किया। होता यह है कि हमारे यहां करीब 31 वनोपज बस्तर के इलाके में होता है और संग्रहण नहीं होने के कारण वो औने पौने दाम में आदिवासी बेच दिया करते हैं। तो मैं सबसे इस बात को बड़े गौरवान्वित होकर के कहना चाहूंगा आसिफ जी कि पूरे हिंदुस्तान में 78% वनोपज की खरीदी केवल छत्तीसगढ़ में हुई, और इसलिए हुई क्योंकि हमने 130 संग्रहण केंद्र बनाए 31 वनोपज का। दूसरी बात यह है कि जो 2,500 रुपए दिया करते थे उसको 4,000 किया तेंदुपत्ता, ये पुरानी बात हो गई है। दरअसल भूपेश बघेल जी ये चाहते हैं और उन्होंने पत्र में इस बात को उद्धृत भी किया है कि जब तक रोजगार वहां के लोगों को नहीं मिलेगा, जब तक लोग आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होंगे, तब तक नक्सल समस्या का जड़ मूल से समाधान यह संभव नहीं है। लोगों को मूल विचारधारा में लाने के लिए आपको आर्थिक रूप से उनको जीवन की जो मूलभूत समस्याएं हैं, कम से कम वो तो पूरा करके दिखाना पड़ेगा। नक्सल समस्या पर फील्ड पे निपटने का काम पुलिस शानदार कर रही है। श्री अशोक जनेजा जो नक्सल उन्मूलन के प्रभारी हैं और उनके साथ में टीम है, सुंदर राज की जो आईजी बस्तर हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं और साथ में उसकी देखरेख लगातार मुख्यमंत्री जी स्वयं व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि वहां जो वनोपज होता है उसके छोटे छोटे उद्योग वहां पर लगाए जाए। अब मैं रूरल इंडस्ट्री का बोर्ड का चेयरमैन भी हूं, तो मैं भी वहां दौरा करने वाला हूं। ये कोरोना काल से मुक्ति मिली है, अब मैं जाकर के दौरा करने वाला हूं कि बोर्ड वहां पर कैसे गरीब लोगों को काम दे सके। अब दूसरी बात यह है कि एक तरफ तो फील्ड में पूरी तरह से गोली का जवाब गोली से देने की तैयारी कर रही है सरकार, और मुख्यमंत्री जी ने ऐसा नहीं कि उस पत्र में आप देखिए गृह मंत्री की प्रशंसा में भी लिखा है अमित शाह जी की कि हमने आपसे 7 बटालियन मांगा था और उसमें से आपने 5 बटालियन दिया है। अब एक बटालियन में 1100 जवान होते हैं तो 5,500 जवान हमको देने का काम कर रही है केंद्र की सरकार। उसका धन्यवाद दिया है मुख्यमंत्री जी ने। इसमें कौन सी राजनीति है?
मार्च में पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों की भर्ती वहां पर होगा। उन्होंने एक ही चीज का निवेदन किया है कि भाई आप जिस तरह से झारखंड में और उत्तराखंड में आपने वहां के लोगों को थोड़ा आयु वगैरह में छूट दिया है, वैसे बस्तर के नवयुवकों को भी दें ताकि हो सके। और सबसे बड़ी बात जो मिस्टर जुनेजा ने मुझको बताया कि वहां पर बस्तर के नौजवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती करने के लिए जिनकी ड्यूटी वहीं लगेगी, वहां पर काम तेजी से चालू हो गया। मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले घोषणा किया था, उस घोषणा को अमली जामा पहनाने का काम पूरा पुलिस विभाग कर रहा है। वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अब आपने नहीं एक बात सुन लीजिए, मैं एक बात बोल करके अपनी बात को विराम दूंगा, फिर दूसरा सवाल कर लीजिएगा। एक तो ये निकल गया है आपका, नहीं आप बोलते रहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आयरन ओर के दाम अभी चिट्ठी में लिखा है ना मुख्यमंत्री जी ने आयरन ओर के दाम के बारे में। नीलू जी थोड़ा केंद्र की सरकार को बताइएगा, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बताइएगा कि 3 महीने में जो आयरन ओर के दाम 5,500 रुपए प्रति टन थे 3 महीने पहले, वो बढ़ करके 11,000 टन हुए हैं। आज एक उद्योगपति कल मुझसे मिलने आए थे, वो इतने दुखी थे, परेशान थे। हमारे यहाँ का आयरन ओर, हमारे यहाँ का उद्योग धंधा, हमारे यहाँ के रोजगार वाले नवयुवक जो वहां पर काम कर रहे हैं, 5,500 आप विदेशों में भेज रहे हैं। चारा मैं आपको बताता हूं, और यहाँ के उद्योगों के लिए 11,000 एक बार जाके नीलू जी से मिल लीजिए। 3 महीने में डबल किया है। दिवाली का मिलन भी हो जाएगा, मिठाई भी हो जाएगी, आपस में बैठकर उसमें कर भी लीजिएगा कि कब चलना है दिल्ली, तो फिर वो आपस में देख लीजिए। अगर उस बहाने विकास होता है तो हम तो हमेशा स्वागत करते हैं उसका। बहुत धन्यवाद। बाकी राजन जी चिंता मत करिए, वो सिर्फ सुनने के लिए है जो इंस्ट्रूमेंट आपको परेशान कर रहा है, बाकी जो कहने के लिए इंस्ट्रूमेंट था उसके जरिए से आपकी पूरी आवाज आ गई। बहुत धन्यवाद आपका नीलू जी, राजेंद्र जी, देवेश, आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना